अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और उसको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो इस वजह से, क्योंकि जो मेरी पॉपुलेशन है या आप ये कह लें कि जो लोग मुझे देखते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से हैं। और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो मेडिकल साइंसेज के लिहाज से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बीएस लेवल पे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स आप कह सकते हैं या कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं, लेकिन अगर हम मास्टर्स या पीएचडी के लिए देखें तो हमारे पास बहुत कम गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे जो स्टडी है वो ऑफर करती है। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है ताकि आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकें। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें डेफिनेटली किसी अब्रॉड स्टडी कंट्रीज़ में मिलेंगी, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं या डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ आ जाती हैं। लेकिन जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो बर्डन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, आप जिसको एक्सपेंस कह सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप स्कॉलरशिप ले लें। तो अब स्कॉलरशिप हम तब ले सकते हैं या आप स्कॉलरशिप जो है वो ढूंढ सकते हैं जब आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में और किस तरह से वहाँ पे एडमिशन होगा, उसका क्या क्राइटेरिया होता है और वहाँ पे अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरी एक स्टूडेंट है बिनेश अब्बास, जिसने मुझे ये मटेरियल प्रोवाइड किया है और वो इस टाइम पे लर्न यूनिवर्सिटी स्वीडन में एज अ स्टूडेंट है, जो कि मास्टर्स इन मेडिकल इमेजिंग कर रही है वहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी आप कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी रेलिवेंट जो डिग्री होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने बेसिकली किस डिग्री में मास्टर्स करना है या पीएचडी करनी है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएस के हैं तो हम इसलिए फोकस कर रहे हैं मास्टर्स को। उसके बाद फिर अब आपने डेफिनेटली जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आप चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में सर्च करेंगे तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज मिलेगी, तो आपके पास फिर ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, आप उसको इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है, उसको इंग्लिश में ओपन करेंगे तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। अब उसके बाद फिर जो कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या आप ये कह लें जो एजुकेशन के लिए वो मीडियम यूज़ करते हैं वो अपना ही यूज़ करते हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज जो है वो ऑफर होते हैं। तो आपने ये सर्च करना है कि आपका उस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है वो इंग्लिश में है या नहीं है। तो अब सबसे पहले अगर हम स्वीडन के लिहाज से यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। इस वेबसाइट पे आपको क्या होगा कि ओवरऑल जो स्टडी मटेरियल है या डिग्रीज हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। ये वेबसाइट्स जो है वो मैं एट द एंड जो बॉक्स है, ठीक है, या आप ये कह लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जो लिंक्स जो है वो कॉपी करके अपने पास ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने करना है कि अब अगर हमें एक रेलिवेंट डिग्री जो मिल गई है, ठीक है, उसके बाद फिर हम उस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट उस पर उसको ओपन करेंगे और फिर वहाँ से हम उसकी सारी जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटी हैं स्वीडन में, तो उसमें फर्स्ट वन जो आती है वो लर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ऑफर होता है वो मास्टर्स इन मेडिकल साइंसेज है, जो कि इंग्लिश में है, तो हम इट्स मीन कि हम एलिजिबल हैं इसके लिए। अब इसमें आप डिफरेंट चॉइसेस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड जब रेडियोग्राफी में है तो आप उसमें बैकग्राउंड जो है वो रेडियोग्राफी के लिहाज से रिसर्च जो है वो अपनी रेडियोग्राफी में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बैकग्राउंड जो फिजियोथेरेपी का है तो आप फिजियोथेरेपी के लिहाज से उसमें हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आपका एरिया जो अगर फिजियोथेरेपी के लिहाज से डिफाइन हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल अगर हेल्थ है या मिडवाइफ है या नर्सिंग है, तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने बैकग्राउंड बीएस के लिहाज से आप जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये टॉप हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, और वर्ल्ड लेवल पे भी ये 100 जो फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें ये लाई करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने शेयर की हुई है, ये है मेडिकल साइंस प्रोग्राम के लिए जो इसी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफाइड वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, यहाँ से आप जाके इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं जो कि मेडिकल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है जो कि स्वीडन के लिहाज से ही है, अपसला यूनिवर्सिटी है, स्टॉकहोम है, उमिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये आपके पास 4 यूनिवर्सिटीज के नेम आ गए। अब यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज के नेम मैंने सिर्फ इस वजह से शो किए हैं कि हम स्वीडन में एट अ टाइम सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज में एक साल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 4 जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपका प्रोग्राम भी हो
आपने उनको सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते, आपके पास 4 नेम आ गए हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएं। ये वेबसाइट सामने मेंशन है, उस वेबसाइट में जाके आप प्रोग्राम को ओपन करें और अपना जो प्रोग्राम है आपकी बैकग्राउंड के लिहाज से उसको सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वो भी ले सकते हैं। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे आपका रेलिवेंट प्रोग्राम है या नहीं है, उनका फी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमें क्या रिक्वायर्ड होती हैं। बैचलर डिग्री जो कि वेरीफाइड हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में HEC है, तो हम HEC से उसको वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए जिसका फर्स्ट पेज सेकंड पेज होता है, मीन्स कि आपके पास पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड वन मेन चीज़ आती है वो है आइल्स। तो अब हम एज अ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि हमें आइल्स ना देना पड़े, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स की आप ये कह लें रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ कर देती हैं अगर आपके पास वैलिड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो जो कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बना हुआ होगा जहाँ से आपने BS की है। तो आपकी जो पिछली डिग्री थी वो BS जो है वो इंग्लिश में है, तो आप आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं, लेकिन ये फिर भी उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडमिशन प्रोसीजर। अब हमने क्या करना कि सबसे पहले हमने डिग्रीज को फाइंड आउट कर लिया कि आपने ये चॉइस है आपके पास, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है एप्लीकेशन को, तो वो हमने इस वेबसाइट से ओपन कर लेनी है। अब जब आपके पास एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म जो ओपन हो गया है, तो फिर हम यू एड 4 मास्टर्स प्रोग्राम या फिर बैचलर प्रोग्राम, आप 12th के बाद भी जा सकते हैं, अगर आपने BS किया हुआ तो आप मास्टर्स के लिए जा सकती हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, उसको रैंकिंग करना है 1 से 4 तक, कि आपने एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उसको आपने नंबर 1 पे रखा है, दूसरी में आपने सेलेक्ट किया तो वो नंबर 2 पे होगी, थर्ड वन में आप करेंगे तो वो नंबर 4 पे होगी, फोर्थ वन में करेंगे तो आप नंबर 4 पे। तो अब हम इनका जो आप ये कह लें कि प्रायोरिटी है वो भी चेंज भी कर सकते हैं अगर के डेडलाइन जो है वो एंड नहीं हुई। लेकिन अगर डेडलाइन एंड हो गई है तो उसके बाद हमने जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखी होगी वो आप हमारी फर्स्ट ही रहेगी। अगर डेडलाइन से पहले आप चाहते हैं कि जो 4th नंबर पे आपने प्रेफरेंस रखी है उसको आप 1 पे कर दें और 1 वाली को 4th पे कर दें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। अब आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स किया वो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेटर्स होंगे, पासपोर्ट होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं। लेकिन साथ में आपने यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने प्रोग्राम, मैंने आपको कहा था कि ये वेबसाइट है, यहाँ से प्रोग्राम की डिटेल पढ़े, रिक्वायरमेंट पढ़ें। तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं वो आपने ज़रूर अपलोड करने हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर आप कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने मिस नहीं करने। उसके बाद हम कहते हैं कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हमने अपलोड कर दिए, जिसमें बैचलर डिग्री आ जाती है, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से। अब उसके बाद फिर क्या होगा, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस कर सकती हैं। हमने क्या किया था, इनको सिर्फ एक ही वेबसाइट पे अपलोड किया था, लेकिन जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हमने सेलेक्ट की हैं अपने प्रेफरेंस के लिहाज से, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन स्पेसिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको असेस कर सकती हैं। और ये वेबसाइट आपके पास आ रही है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी पे हमने रैंकिंग करनी है कि हमने ये किस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है वो नंबर 1 पे होगा, किस यूनिवर्सिटी में हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है तो वो नंबर 2। फॉर एग्जांपल आपका मेरिट नंबर 1 यूनिवर्सिटी पे नहीं बनता तो आपको वो नंबर 2 पे वाली यूनिवर्सिटी में प्रेफर कर देंगे। अगर सेकंड में नहीं बनता आपका मेरिट तो वो थर्ड वन पे कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इफ यू फेल टू गेट एडमिशन इन फर्स्ट चॉइस देन ऑटोमेटिकली योर एप्लीकेशन विल बी व्यूड बाय द सेकंड चॉइस एंड देन थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से आप एट अ टाइम 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं। Some universities offer biomedical engineering program, but the degree radiography and imaging technology is ineligible. अब ये स्वीडन के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको एलिजिबल कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। तो फिर आपने या तो उसको पहले कंफर्म करना है या आपने इस तरह की डिग्री को चूज नहीं करना जिसकी वजह से डाउट हो और आपकी जो एक ऑप्शन थी या प्लेस थी जो 4th वन होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया तो आप डेफिनेटली वहाँ से निकल जाएंगे।
उसके बाद एप्लीकेशन फीस अगर हम इसकी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के लिहाज से 20,000 बनते हैं। ये रेट है हमारे पास इस टाइम पे 2022 का, क्योंकि मैं अभी 2022 में बैठी ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप इसको 6 महीने साल बाद देखेंगे तो डेफिनेटली डॉलर के लिहाज से ये चेंज हो सकता है। तो अगर हम स्वीडन की करेंसी के लिहाज से देखें तो ये 900 बनता है ऑलमोस्ट। तो ये एक दफ़ा ऑनलाइन जो एडमिशन फ़ी है वो पे हो जाएगा और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंसिडर होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, रिजल्ट का वेट करना है जो कि अनाउंस होगा अप्रैल में। देन यू कैन पे सेमेस्टर फी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी डेडलाइंस एंड अप्लाई फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है जहाँ पे हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है, आप यूनिवर्सिटी को फ़ी पे कर देते हैं। द फी रेंज इज़ बिटवीन 12 to 15 लैक्स पर सेमेस्टर। ये भी मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये मैं 2022 की बात कर रही हूँ, तो ये वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है ईयर के लिहाज से, और हर यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद अकोमोडेशन या हाउसिंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करके जा रहे हैं तो हमारा मेन कंसर्न होगा कि हमने कहाँ पे रहना है, हमें किस तरह की जो आप ये कह लें अकोमोडेशन मिलती है। तो आपको वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल सकती है। आप इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनसे ले सकते हैं। इवन जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आप उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं। इसमें आपने मतलब परेशान नहीं होना, आप कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं थ्रू ईमेल। अदर ऑप्शंस फॉर इंफॉर्मेशन, इसके अलावा अगर आप उनसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जैसे फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या खुद से भी आप जो है वो हाउसिंग अगर देखना चाहें, सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आपने एडमिशन किस तरह से लेना है। अब आपने इसी एडमिशन को, अगर आप कहते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर पर्सन का कि अगर मैंने बाहर कहीं पढ़ने जाना है तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। डेफिनेटली आप एक सेमेस्टर की अगर 10-15 लाख जो आप फीस दे रहे हैं, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करते हैं। अब अगर हम 2023 की बात करें तो स्वीडिश इंस्टीट्यूट विल ग्रांट अबाउट 350 स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स डिग्री इन स्वीडन। गवर्नमेंट ऑफर्स 100% स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप किसके थ्रू ऑफर हो रहा है? स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो कि ग्लोबल प्रोफेशनल है और हाईली कम्पिटेटिव होता है। अब कम्पिटेटिव मीन्स कि हमें अपनी जो प्रोफाइल है वो इतनी स्ट्रांग बना। अब वो स्कॉलरशिप कोई भी हो, किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो चाइना का स्कॉलरशिप है, चाहे जर्मनी का है, इटली का है, स्वीडन का है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, किसी भी कंट्री का है, तो डेफिनेटली वो कम्पिटेटिव होता है। और उसको आप ये कह लें कि स्कॉलरशिप अगर आपने हंट करना है तो आपको अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल एकेडमिक ईयर 2023 से 2024 ओपन एवरी 10th of February। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं 2022 में बात कर रही हूँ, तो ये जो स्कॉलरशिप ओपन होगा वो 10th फरवरी को ओपन होगा। तो अगर आप 2023 में बात करेंगे तो ये कब ओपन होगा? 10th फरवरी ऑफ 2024। तो मीन्स के हर साल के पहले जो सेकेंड मंथ है उसकी 10 फरवरी को ये स्कॉलरशिप जो ओपन होगा, और ये डेट जो वो आगे पीछे नहीं होती, ठीक है। इस साल में भी ये 10 फरवरी को ओपन हुआ था। अब अगले साल में, अभी हम दिसंबर में हैं, तो ये फरवरी में ओपन होगा, ठीक है। तो तब आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे वेबसाइट भी है, ये वेबसाइट मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से जाके स्कॉलरशिप की जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ईजिली यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो कवर होती है? फुल ट्यूशन फी कवरेज होगी, ठीक है, जो कि डायरेक्टली पे हो जाएगी। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसको वो ट्यूशन फी पे हो जाएगी, आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि आप इजीली अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है थ्रू आउट द स्टडी पीरियड आप उसमें कम पूरा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल ग्रांट होती है। अब ट्रैवल ग्रांट में क्या होता है कि जब आप एक कंट्री से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो आपका जो सारा रास्ते का खर्चा होता है, चाहे वो एयरलाइन टिकट्स हैं, ठीक है, जो भी सारा आता है, तो वो जो है वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद जो चीज़ें स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं होंगी फैमिली के लिए, या आपके फॉर एग्जांपल स्पाउस है, ठीक है, या फिर आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई एडिशनल ग्रांट नहीं इसमें इंक्लूड।
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो इसमें कवर्ड नहीं होगी, जो कि अराउंड अबाउट 20,000 बनती है, वो आपको खुद से देनी पड़ेगी। उसके बाद हम कहते हैं कि और क्या चीज़ इसमें ऐड नहीं है कि अगर आपको कोई एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है या फिर जो आपका स्टडी पीरियड है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है या चेंज हुआ है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो खुद से बियर करने पड़ेंगे। अब स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अगर हम देखें तो अब ये तो था हमारे पास गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स भी होते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको फी वेवियर स्कॉलरशिप मिल जाए, जो कि 50%, 75%, 100% होते हैं। और ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, आपका बैकग्राउंड पे, आपकी एकेडमिक्स पे। डेफिनेटली आप 100% स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, आप 50% भी ले सकते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। और इसको आप किस तरह से ले सकते हैं, इस वो भी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं वेबसाइट्स आपको शेयर कर देती हूँ। अब टोटल एक्सपेंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली हर पर्सन का दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगा, क्योंकि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर एक जो है वो यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है तो उसकी अपनी फीस है, ठीक है। तो इसलिए हम टोटल जो एक्सपेंस है उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना होगा, तो ये हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है, फिर आपने क्या करना है, वीज़ा एप्लीकेशन। अब ये वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है। अब इसमें जो प्रोसीजर है या फाइनल आप ये कह लें कि डिसीजन है, वो उसमें 1 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। और अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो अमाउंट है या आप जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं वो कितनी है। अब वो स्टेटमेंट जो वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने मंथ के लिए वीज़ा लेना है। डेफिनेटली अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको 24, 25, 26 मंथ्स ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए 35 to 39 लैक्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आपको वो सारी की सारी फंडिंग मिल रही होती है। अगर आपका ट्यूशन फीस ऑफ हुई है, आपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद करने हैं, तो उसके लिहाज से ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी। तो उसके अलावा हम कहते हैं कि हमने अगर 1 ईयर के लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ आप कह लें कि 1 ईयर का मास्टर्स ऑफर करती हैं जिसमें रिसर्च नहीं होता, वो कोर्स वर्क होता है, तो आप 13 या 12 मंथ्स के लिए जाते हैं तो उसके लिहाज से आपको बैंक स्टेटमेंट जो वो कम रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम डेडलाइन की बात करें तो एडमिशन पीरियड जो स्वीडन का है वो अराउंड 15 अक्टूबर से 15 जनवरी एवरी ईयर, चाहे वो आप 2022 में हैं, चाहे 23 में होंगे, 24 में होंगे, हर साल की 15 अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं और 15 जनवरी तक ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि इस टाइम पे ये राउंड जो है वो स्टार्ट है, आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें और एज सुन एज पॉसिबल इसको सबमिट कर दें। उसके बाद 10 फरवरी को आपका स्कॉलरशिप की जो डेड वो टाइम है या राउंड है वो स्टार्ट होगा, तब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आपकी यही वाली एप्लीकेशन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर होगी। फिर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो आप खुद नहीं पे करेंगे, वो स्कॉलरशिप वाले आपकी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। अब अगर समरी की बात करें कि अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं वो सारी स्लाइड के लिहाज से अगर हम देखें तो समराइज हो जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अप्लाई करना मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और ये स्टार्ट है आपके पास अक्टूबर से जनवरी तक। उसके बाद फिर हमने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, जो कि हमारा स्टार्ट होगा 10 फरवरी से 28 फरवरी तक। तो इट्स मीन कि 10 फरवरी 2023 को हमने स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए, और 28 फरवरी, तो एज सुन एज पॉसिबल आपने 28 फरवरी का वेट नहीं करना। अगर आप 10, 15 या फिर आप 20 फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर इसकी स्क्रीनिंग होगी, एवेलुएशन होगी, ठीक है। और 1 मार्च 2023 से 29 मार्च 2023 तक ये सारा पीरियड होता है जिसमें एवेलुएशन होती है आपकी एप्लीकेशन की। फिर नोटिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन का 23 मार्च को कि आपका एडमिशन हुआ है इस यूनिवर्सिटी में या नहीं हुआ, आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा। उसके बाद फिर फाइनल एवेलुएशन होगी स्कॉलरशिप की, और वो 31 मार्च को अनाउंस होगा। और ये पीरियड आता है तकरीबन 27 अप्रैल तक, ये वैरी करता है थोड़ा सा कि आपको पहले 2-4 दिनों में ही पता चल जाता है या आप वेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है। तो एट द एंड मेरे ख्याल में आपको स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में आपने किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से आप स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। मेडिकल साइंसेस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने कंट्रीज़ में ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। अगर मैं इवन पाकिस्तान में बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर्स इस टाइम पे, अगर मेडिकल साइंसेस में स्पेशली रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी की बात करूँ तो कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर्स ऑफर नहीं कर रही। इवन पीएचडी तो हम सोच ही नहीं सकते। 2 यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐसी हैं जो कि मास्टर्स ऑफर कर रही हैं और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी तक वो पीएचडी भी इनरोल नहीं करवा रही। तो इस लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोग अपनी कंट्री से निकल के बाहर की तरफ जाएं, मास्टर्स कंप्लीट करें, पीएचडी कंप्लीट करें, उसके बाद रिटर्न बैक अगर आप अपनी कंट्री में आते हैं इंशाल्लाह, तो आप अगले स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ। आज के लिए इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।